Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about some previous year question paper of polity. देखो ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने कलेक्ट किया हूँ एसएससी 124, 123, 122, 121 की जो भी पॉलिटी की क्वेश्चंस आया है प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है ये पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताना, मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लाऊंगा। ओके, लेट्स start the video. First question is, under which article of the constitution is precedent rule promulgate in any state? क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की कौन सी आर्टिकल के अंडर एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो करेक्ट आंसर इज 356। ओके, देखो तीन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 352, 356, 360। ओके, ये क्या है? देखो 352 जो आर्टिकल है 352 ये डील्स करता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। 352 के अंडर हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं कौन सा सिचुएशन में, अगर वार हो गया, आर्म रिबेलिएशन हो गया या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 352 के अंडर हमारे पास अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। 1971 में लगा था चाइना पाकिस्तान के साथ जब वार हुआ था, 1962 में लगा था जब चाइना के साथ वार हुआ था, और 1975 में जब खालिस्तान की मांग हुआ था उस टाइम पे लगा था। तो अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 क्या है? स्टेट इमरजेंसी, और इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल। ये एक स्टेट में लगता है, लगभग इंडिया की हर एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अगर स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है आर्टिकल 356 के अंडर। और आर्टिकल 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर कंट्री का फाइनेंशियल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और आर्टिकल 370 क्या है? ये जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था ये ऑलरेडी हट गया है अभी। तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था उसके बारे में है। तो याद रखना, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी स्लैश प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। देखो फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटी होता है जो मौलिक कर्तव्य एक इंसान को, एक ह्यूमन बींग्स और ए सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए। हमारा पास 6 फंडामेंटल राइट है और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये कब ऐड किया गया? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड करा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये जो तीनों वर्ड है इसको भी हम 42nd अमेंडमेंट में डाला गया है। तो करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट में हम फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए थे। अभी देखिए 44th अमेंडमेंट क्या है? 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट था, इसको रिवोक किया गया था, हटा गया था हमारा फंडामेंटल राइट से। तो 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा गया था। और अभी ये कितना आर्टिकल में है? आर्टिकल 300 अल्फा। आर्टिकल 300 अल्फा क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। ये अभी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। और कितना नंबर अमेंडमेंट में हटा गया था? 44th अमेंडमेंट में हटा गया था राइट टू प्रॉपर्टी। देन 73rd अमेंडमेंट क्या है? 73rd अमेंडमेंट ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट में। 74th अमेंडमेंट में क्या हुआ था? म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। 101 अमेंडमेंट में क्या हुआ था? जीएसटी को ऐड किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में।
100 फर्स्ट अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर इज बी, 42nd अमेंडमेंट। मूविंग ऑन, द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन गिवन इन व्हिच नंबर आर्टिकल। आर्टिकल नंबर कितना में इलेक्शन कमीशन की पावर के बारे में बताया गया है? तो करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 324 इज डील्स विद द पावर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। देन नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 356 अभी आपको बताया कि आर्टिकल 356 इज स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 124 किसके साथ डील करता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 148 दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग की ऑफिस के बारे में बताता है। आर्टिकल 142 कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मूविंग ऑन, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कितना उम्र होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज 25। देखो, प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर लोकसभा की सदस्य बन सकते हैं और राज्यसभा की सदस्य भी बन सकते हैं। राज्यसभा के मेंबर भी बन सकते हैं और लोकसभा के भी मेंबर बन सकते हैं। लोकसभा मेंबर बनने के लिए आपको कितना एज चाहिए? 25 एज चाहिए। राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए आपको कितना एज चाहिए? 30 एज चाहिए। तो अगर आपका एज 25 है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, क्योंकि आप एक लोकसभा की मेंबर होगे। सो दैट द करेक्ट आंसर इज 25 ईयर। आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज आपका 25 ईयर होना चाहिए। 30 ईयर, 30 एज। अगर आप मेंबर ऑफ अपर हाउस और राज्यसभा को जाने के लिए चाह रहे हो तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको 30 ईयर होना चाहिए। 35 ईयर किसके लिए? प्रेसिडेंट स्लैश वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपका उम्र 35 एज होना चाहिए। मूविंग ऑन, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही सी अटेन। सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं वो कितना एज तक उनकी ऑफिस में रह पाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की जज अप टू 65 ईयर तक उनके ऑफिस में रह पाते हैं। अगर मैं हाई कोर्ट के बारे में बात करूं, हाई कोर्ट की जज कितना उम्र तक रह सकते हैं? अप टू 62 ईयर तक हाई कोर्ट की जज रह सकते हैं। हमारा इंडिया में प्रेजेंटली कितना हाई कोर्ट है? हमारा इंडिया में प्रेजेंटली 25 हाई कोर्ट है। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन, द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड। नीति आयोग किसको रिप्लेस किया है? नीति आयोग, देखो नीति आयोग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग इसको 1 जनवरी 2015 में बना गया था ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसको किसके रिप्लेस में बनाया गया था? द प्लानिंग कमीशन। जो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन था उसके अगेंस्ट में नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था। नीति आयोग की जो चेयरपर्सन रहते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। मीन्स अगर क्वेश्चन में आता है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। देन नीति आयोग की एक CEO रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कौन है अभी? अमिताभ कांत। यूपीएससी क्या होता है? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि रेस्पेक्टेड जॉब को कंडक्ट कराता है, लाइक यूपीएससी, IAS, IPS, CDS एक्सेट्रा। फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है? फाइनेंशियल कमीशन हर 5 साल में बनता है। जैसे कि अभी 15th फाइनेंशियल कमीशन बना हुआ है। कब? 2017 से 2022 तक बना हुआ है 15वां फाइनेंशियल कमीशन। हर 5 साल में फाइनेंशियल कमीशन बनता है जो कि गवर्नमेंट को फाइनेंस इशू के ऊपर सजेशंस देता है। इलेक्शन कमीशन क्या है? जो कि इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उनको इलेक्शन कमीशन बोला जाता है। जो स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है। जैसे कि पंचायत की इलेक्शन हो जाता है, म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन हो जाता है, उसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट कराता है। अगर लोकसभा, MP या MLA की इलेक्शन होता है तो उनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन,
ए मिनिस्टर इन स्टेट इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पूछा है ए मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। देखो मिनिस्टर टू टाइप का होते हैं, एक यूनियन मिनिस्टर जो कि सेंटर में मिनिस्टर है, जैसे कि राजनाथ सिंह हो गए, अरुण जेटली हो गए, अमित शाह हो गए, ये लोग है सारे यूनियन मिनिस्टर, ओके। और स्टेट में मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि मान लो आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मिनिस्टर होंगे मोदी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में, तो उन लोग को बोला जाता है स्टेट मिनिस्टर, ओके क्लियर। तो स्टेट मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू हुम, स्टेट मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर। अगर क्वेश्चन आ गया स्टेट मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ओके। लेजिस्लेचर मीन्स देखो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहाँ होता है, पार्लियामेंट जो न्यू दिल्ली में होता है, पार्लियामेंट जो दिल्ली में बैठते हैं उसको पार्लियामेंट बोला जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर किसको बोला जाता है, स्टेट में जो विधानसभा है उसको हम बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसे ही अगर पूछा जाए द यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Moving on, the president of India can remove from his office. President of India can remove from his office by whom? तो correct answer is parliament. प्रेसिडेंट सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही रिमूव हो सकते हैं। प्रेसिडेंट की कितना साल ऑफिस में करता है, 5 ईयर, 5 साल प्रेसिडेंट उनके ऑफिस में रहते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना साल उम्र होना चाहिए, 35 ईयर उम्र होना चाहिए। प्रेसिडेंट की एब्सेंट में कौन प्रेसिडेंट की सीट को एक्वायर करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की एब्सेंट में उनके सीट को एक्वायर करते हैं। और प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करते हैं और उनको ओथ जो दिलाते हैं, शपथ जो दिलाते हैं, वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ पाठ कराते हैं, क्लियर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पंचायत राज सिस्टम आज इंट्रोड्यूस। देखो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए हुआ था, पंचायती राज। और 74th किसके लिए हुआ था, म्युनिसिपैलिटी, ओके। तो सबसे पहले जो पंचायती राज शुरू हुआ था वो स्टेट था राजस्थान, ओके, राजस्थान। मूविंग ऑन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको बोला जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी की चीफ भी है। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो हेड थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्हाट इज जीरो आवर। देखो जीरो आवर जानने से पहले ये जान लो कि हमारा जो पार्लियामेंट में जो सीजन होता है ये कितना सीजन होता है। तो 3 सीजन हर साल में होता है। क्या क्या होता है, बजट सीजन, देन बजट के बाद आ जाता है मानसून, देन आ जाता है विंटर, ओके। तो 3 सीजन होता है। मैक्सिमम 6 मंथ की गैप हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है दोनों सीजन में। काफ़ी टाइम क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ मेनी टाइम गैप बिटवीन 2 सीजन ऑफ द पार्लियामेंट। मैक्सिमम 6 महीना गैप होना चाहिए। तो ये जो 3 सीजन होता है, बजट, मानसून एंड विंटर, इसमें जो दिल्ली का प्रोग्राम होता है उसमें पहले होता है क्वेश्चन आवर, ओके, पहले होता है क्वेश्चन आवर, सेकंड होता है जीरो आवर और थर्ड होता है मॉनसून। तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है, ये 2 घंटे का होता है। इसमें पहले से जो क्वेश्चन मिनिस्टर्स को पूछा जाता है वो लोग उस टाइम पे आंसर देते हैं क्वेश्चन आवर में। ये लगभग 2 घंटे का चलता है। और जीरो आवर में क्या होता है, जीरो आवर में बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो
रैंडमली पूछा जाता है, सडन पूछा जाता है मिनिस्टर्स को 0 आवर में, सडन किसी क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। बट क्वेश्चन आवर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले से उनको अवेयर कर दिया जाता है कि हम ये क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, आप ये वाला आंसर दोगे कल। 0 आवर में कोई भी टाइम नहीं मिलता है उनको, सडन क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद मोशन शुरू हो जाता है, जैसे कि आप बजट अधिवेशन शुरू हो रहे हैं तो बजट के ऊपर बात होगा। तो 0 आवर क्या होता है, इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, ये क्वेश्चन आवर और मोशन आवर के बीच में होता है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी व्हेन द मैटर ऑफ utmost importance raised without any notice, कुछ भी नोटिस ना दिया जाके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 0 आवर में होता है। ओके, नेक्स्ट द सेक्युलरिज्म मीन, देखो सेक्युलरिज्म मीनिंग क्या है? द करेक्ट आंसर इज द फ्रीडम, द करेक्ट आंसर इज ऑल रीजन हैव द सेम स्टेटस। मीन्स सेक्युलरिज्म मीन्स धर्म निरपेक्षता, कोई भी धर्म इक्वल है इंडिया के सामने। तो करेक्ट आंसर इज डी, सेक्युलरिज्म। और एक वर्ड याद रखो जो कि हमारा प्रियम्बल में है, दैट इज सोवर्जिन। ओके, सोवर्निटी, सोवर्जिन मीनिंग क्या है? संप्रभुता। ओके, संप्रभुता। इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, मीन्स हम इंडियन हैं और हम बिल्कुल फ्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इंडिया कुछ भी कर सकता है, दैट इज संप्रभुता, आई एम फ्री। ओके, और एक वर्ड याद रखो, फ्रैटर्निटी। ओके, फ्रैटर्निटी मीन्स क्या है? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड क्या होता है कि इंडियंस के अंदर भाईचारा रहे, दैट इज फ्रैटर्निटी। तो ये जो 3 वर्ड है, सेक्युलरिज्म, सोवर्जिन एंड फ्रैटर्निटी, ये तीनों वर्ड हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किए थे हमारा प्रियम्बल में। ओके, मूविंग ऑन, द ओथ टू हाईकोर्ट जज इट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, हाईकोर्ट जजेस को कौन शपथ पाठ कराता है? तो करेक्ट आंसर इज सी, गवर्नर। देखो, हाईकोर्ट का जो जज होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? उनको अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। हाईकोर्ट की जज को अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और उनकी शपथ पाठ कौन कराते हैं? गवर्नर कराते हैं। क्लियर? तो अभी इंडिया में प्रेजेंटली 25 हाईकोर्ट हैं, और हाईकोर्ट में जज होने के लिए आपको मिनिमम 10 साल किसी भी एक कोर्ट में एडवोकेट रहना चाहिए। किसी भी कोर्ट मीन्स आप हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहने के बाद आप बन सकते हो जज इन हाई कोर्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी, गवर्नर शपथ पाठ कराते हैं हाई कोर्ट और जज को, और अपॉइंटमेंट कौन कराते हैं? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व्ड। देखो, हमारा जो इंडिया में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का 2 पार्ट है, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। अपर हाउस को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। ओके, राज्यसभा। इधर को लोग कैसे जाते हैं? नॉमिनेट होके जाते हैं। और सेकंड है लोकसभा, बा इसको लोअर हाउस बोलते हैं। लोअर हाउस को लोग डायरेक्ट इलेक्टेड होके जाते हैं, जैसे कि आपका एरिया में एमपी, जो एमपी से इलेक्टेड होके जाते हैं, आप डायरेक्ट वोट देते हो, वो होते हैं डायरेक्ट लोकसभा को जाते हैं इलेक्टेड होके। लोकसभा का कार्य टाइम कितना रहता है? ये रहता है 5 साल। 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। इसका 2/3 पार्ट मेंबर, 1/3 पार्ट मेंबर हर 3 साल में रिटायरमेंट जाते हैं, और राज्यसभा का एक मेंबर की सर्विस कितना होता है? 6 ईयर। ओके, राज्यसभा के एक मेंबर की सर्विस कितना होता है? 6 ईयर। 6 साल तक राज्यसभा के मेंबर रहते हैं और 5 साल तक लोकसभा के मेंबर रहते हैं। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय नो वन, नन ऑफ द अबव। The inspiration of liberty, equality and fraternity was derived from, correct answer is French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लाए थे। तो लिबर्टी मीनिंग क्या है? लिबर्टी मीनिंग है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन फॉर डूइंग एनीथिंग,
मतलब आप एक पर्सन हो और आप कुछ भी कर सकते हो, इंडिया में कुछ भी कर सकते हो, आपका पर्सनल लिबर्टी है ये, आपको कोई मना नहीं करेगा। ओके, दैट मीन्स ए लिबर्टी, मतलब फ्रीडम। आप इंडिया में आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हो। देन इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी मीन्स समानता, किसी के लिए कुछ भी अलग नहीं है, सारे इंडिया में समान है। देन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा और ब्रदरहुड। तो करेक्ट आंसर इज बी। ये जो तीनों वर्ड है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लाए थे। मूविंग ऑन, what is the maximum number of elected member in the state assembly? Very important question. maximum number of elected member in the state assembly. एक state assembly में देखो, state assembly क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है। ओके, ऐसे स्टेट में क्या होता है, स्टेट असेंबली होता है। ओके, स्टेट असेंबली होता है, स्टेट असेंबली होता है स्टेट में, और पार्लियामेंट होता है सेंटर में। स्टेट असेंबली का भी स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर में दो पार्ट रहता है, एक होता है स्टेट असेंबली और एक होता है स्टेट काउंसिल। ओके, तो स्टेट असेंबली में मैक्सिमम 500 मेंबर इलेक्टेड हो सकते हैं। तो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 60। एक स्टेट असेंबली में मिनिमम 60 मेंबर इलेक्टेड हो सकते हैं और मैक्सिमम 500 मेंबर इलेक्टेड हो सकते हैं एक स्टेट असेंबली में। अगर मैं नॉमिनेटेड की बात करूं, जैसे कि हमारा इंडिया में अभी 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैंडिडेट्स क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होके जाते हैं। तो कितना मैक्सिमम नॉमिनेट हो सकते हैं, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और मिनिमम कितना 40 नॉमिनेट होके जाएंगे कहाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और असेंबली को कितना जाएंगे 500 मैक्सिमम और मिनिमम 600। ये जो 500 और 60 ये इलेक्टेड हैं, इनको हम स्टेट में वोट देते हैं, लेकिन ये जो 1/3 पार्ट मैक्सिमम और 40 मिनिमम ये नॉमिनेट होते हैं। इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट के पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है और विधान परिषद है, बाकी किसी स्टेट के पास नहीं। मूविंग ऑन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लोकसभा? लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोकसभा को द हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। ओके, देखो इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंडर दो सदन आता है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। ओके, अपर हाउस को क्या बोला जाता है, राज्यसभा। लोअर हाउस को क्या बोला जाता है, लोकसभा। देन अपर हाउस को क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ एल्डर, हाउस ऑफ एल्डर। और लोअर हाउस को क्या बोला जाता है, द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। तो करेक्ट आंसर इज द सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, who decide no judge in high court? Number of judge, number of judge in high court, who decide number of judges in the high court? 18 number, then correct answer is B, president। एक हाई कोर्ट में कितना जज रहेंगे ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, क्लियर? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एग्जीक्यूटिव हेड कमिश्नर होते हैं, बट जो इलेक्टेड हेड होते हैं वो होते हैं मेयर। जैसे कि इंडिया में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट तो इंडिया का हेड होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बट प्राइम मिनिस्टर होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड। ऐसे ही म्युनिसिपल में मेयर होते हैं इलेक्टेड हेड, और कमिश्नर जो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड। और डिप्यूटी मेयर कौन होते हैं, मेयर को हेल्प करने के लिए एक पर्सन अपॉइंटमेंट दिया जाता है, उनको बोला जाता है डिप्यूटी मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ। ओके, देखो सबसे पहले एडवोकेट जनरल कितना साल तक अपॉइंटमेंट रहते हैं, एडवोकेट जनरल की जो ईयर है वो फिक्स्ड नहीं है, वो डिपेंड करता है गवर्नर के ऊपर। ओके,
गवर्नर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि एडवोकेट जनरल को वो कितना दिन रखेंगे। देखो, एक आता है पॉइंट अटॉर्नी जनरल, एजी, अटॉर्नी जनरल। ये अटॉर्नी जनरल क्या कौन होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। देखो, मान लो इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार कहीं कोर्ट पे लड़ने के लिए जा रहा है, उनका नाम पे कुछ केस है, तो उनको जो लीगल एडवाइस देते हैं वो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जैसे कि एक एडवोकेट है, भारत सरकार की एक एडवोकेट है, ये है अटॉर्नी जनरल। इनको बोला जाता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। उन्हीं की काउंटर पार्ट में जो स्टेट में रहते हैं, स्टेट में क्या बोला जाता है? एडवोकेट जनरल। ओके, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। अटॉर्नी जनरल का भी जो अपॉइंटमेंट पीरियड होता है, इसको डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, और ये जो होता है एडवोकेट जनरल की, ये डिपेंड करता है गवर्नर के ऊपर। तो क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल? ओके, तो ये था पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।